पार्लियामेंट में हुए विवाद को लेकर हम ग्राउंड जीरो पर हैं। राहुल गांधी पर कथित आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया है कि हमने धक्का मुक्की की है। इसको लेकर हम जनता से जानेंगे क्या कानून व्यवस्थाओं पर अब कहीं ना कहीं जो लगाम लगती दिख रही है, कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर हम जनता से सीधी बातचीत करेंगे। पार्लियामेंट एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है या एरिया है, नेता ही अगर पार्लियामेंट में इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, ये बहुत निंदनीय घटना है जिससे आप सांसद राहुल गांधी एक बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, लोग उनमें अपना भविष्य देखते हैं, पर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कि प्रताप सारंगी जैसे सीनियर सांसद को चोट लग गई है, धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना तो शर्मसार करने वाली है और ये चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए था कि जहाँ पर कानून बनते हैं, जो पार्लियामेंट जितनी सेफ जगह है, वहाँ पे इस प्रकार की निंदनीय घटना कांग्रेस के इतने सीनियर नेता के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी, उनसे सीनियर तो मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ा कोई नेता होएगा कांग्रेस में, बट उनके द्वारा ये कार्य किया गया है, बहुत निंदनीय। मैं तो बता नहीं सकता। मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे वी.डी. शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन की बात करें, हम बात करते हैं विश्वास सारंगी, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, कांग्रेस को घेरते दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर क्या कहें? जी, घेरना तो आवश्यक बनता ही है क्योंकि राहुल गांधी ने कार्य इतना गंदा किया है। 2 सांसदों को चोट लग गई जो आईसीयू में है, तो उन पर FIR होना तो निश्चित ही है क्योंकि जो गलत करेगा उसको तो सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने धक्का मुक्की देकर सांसद गिर गए, उनको खून बह रहा है, कुछ एक सांसद तो मैंने सुना आईसीयू में भी है, तो ये बहुत गंदे निंदनीय है और ऐसी घटना राहुल गांधी को शोभा नहीं देती। उन्होंने तो सीखना चाहिए, जो संविधान का इतना ज्ञान देते हैं, जो संविधान के बारे में इतनी पुस्तक ले के बार बार संसद में मुद्दा उठाते हैं और वो उन्होंने मदद भी नहीं करी, वो तो उल्टा देख ली और भग ली है। ये संविधान की बात करें तो अमित शाह का भी एक पार्लियामेंट से बयान आया था जिसको लेकर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस या विपक्षी दल की बात करें तो उनने घेरने का जो अमित शाह को काम किया था और उनका इस्तीफा मांगा था। उसको लेकर क्या कहेंगे? किसे और देखते हैं? आपके जिम्मेदार पद पे अमित शाह भी हैं और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और उनका बयान जो है पूरे भारत भर में अब खबरों में है। जी, अमित शाह जी एक बहुत सीनियर और अच्छे नेता हैं। उनके द्वारा जो बोला गया था उसको शायद आई थिंक तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है और उनका बोलने का उद्देश्य वो नहीं था। कांग्रेस जो कितने दिनों से सांसद चलने नहीं दे रही है, कांग्रेस बेमतलब में जो संविधान पे बहस हो रही है उस पर संविधान पे ना बोल के बार बार RSS पे और बीजेपी पे अटैक कर रही है, इसके कारण अमित शाह जी ने कुछ और बोलने का उनका उद्देश्य था और उन्होंने घुमा फिरा के कांग्रेस ने उसको पकड़ा है। बाकी इस देश की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, सब जानती है और अमित शाह जी पे भी भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी पे भी भरोसा करती है। देखा जा रहा है जिस प्रकार से विपक्षी दल की सीधी बात कहें तो वो RSS को क्यों आड़े हाथे लेती है? RSS को इसलिए आड़े हाथे लेती है कि वो सोचते हैं कि RSS बहुत बड़ा इस देश में अगर कोई संभाल रहा है बीजेपी के को तो RSS है, बट RSS एक बहुत बड़ा स्वयंसेवक संगठन है और RSS अपना कार्य निश्चित ही धरती पे धरातल पे करता है, समाज सेवा कर करके। कांग्रेस के जो निराधार आरोप लगते रहते हैं उससे RSS को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना कार्य करता है और जनता उसको सब देखती है। और कांग्रेस जनता से जुड़ी नहीं है, इसलिए कांग्रेस कुछ भी सोचती ही हो, आरोप लगाती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा RSS पे और बीजेपी पे, क्योंकि जनता उनके साथ है RSS की और बीजेपी की। देखा जा रहा अब नेताओं से ही नेता सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र कैसे मजबूत रहेगा? लोकतंत्र कैसे अपना जो भारत का बच सकेगा? लोकतंत्र तो ऐसा है कि कांग्रेस के द्वारा जो कल कार्य किया गया बहुत निंदनीय है। मेरे हिसाब से तो वहाँ पे और सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि अगर बीजेपी वाले भी एक्शन करते तो हाथापाई भी हो सकती थी। ये चीज़ तो वहाँ पे ओम बिरला जी जो स्पीकर है माननीय, उनको संज्ञान में लेकर वहाँ पे सुरक्षा बढ़ानी चाहिए कि कांग्रेस के सांसद अलग जाए सांसद में, बीजेपी के सांसद अलग जाए सांसद में, ऐसा कुछ निर्णय लेना चाहिए जिससे कि आपस में मेल बना रहे, क्योंकि संसद में कानून बनाने वाली जगह है, कानून बिगाड़ने का तो बात ही नहीं होना चाहिए। संविधान को लेकर लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान को बचाने में हैं, बीजेपी संविधान मिटाने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है कि बीजेपी संविधान की जो धाराएं या बदली हैं IPC की तहत अब BNS लागू हो गई है, तो क्या लगता है आपको ये कानून के जो प्रावधान बीजेपी ने बनाए वो ठीक हैं या नहीं, या फिर जिस प्रकार से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, तो क्या कितने स्तर तक ठीक है? देखिए, संविधान खतरे में ये तो जनता ने बार बार जवाब दिया है, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे कहीं का भी चुनाव है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जनता ने पूरे बीजेपी को बहुमत के साथ, आज पूरा NDA को बहुमत है और प्रधानमंत्री बीजेपी का है, तो ये संविधान की बात करने जनता ने बिल्कुल नकार दिया है।
अगर इनको साथ जनता रहती तो चुनाव में ये जीतते। ये 100 सीट नहीं जीत पाई है कांग्रेस अकेले, और बात करती है संविधान की, ये सब सरासर गलत है क्योंकि जनता ही उनके साथ में नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हो और जनता ही आपके साथ नहीं है तो फिर उस मुद्दे को उठाने का सेंस ही नहीं रह जाता है। अगर आपके साथ जनता रहती तो आप जीतते चुनाव में, क्यों नहीं जीत पाए आप नहीं जीत पा रहे, इसका मतलब ये है कि जनता आपके साथ में नहीं है। निराधार आरोप लगा रहे हैं और सरकार को काम करने से रोक रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं कि सरकार सही फैसले ना ले पाए, सरकार जनता के हित का सोच ही ना पाए और उलझ जाए गलत आरोपों में। इस चक्कर में कांग्रेस और राहुल गांधी लगे हुए हैं संविधान के लिए। बट जनता बहुत समझदार है। जनता महाराष्ट्र में भी बीजेपी को चुना है, जनता ने हरियाणा में भी बीजेपी को चुना है। तो कांग्रेस को तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। कांग्रेस को तो सोचना चाहिए कि हम लोग क्यों बैकफुट पे जा रहे हैं, जनता से क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे। जनता को संविधान से मतलब नहीं है, जनता को तो मतलब है कि उनका रोजगार के लिए कौन बात कर रहा है, उनके लिए खाने पीने के लिए कौन बात कर रहा है, कौन उनके हित की बात कर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे को उठा भी नहीं पाती और सोच भी नहीं पाती। इस कारण जनता कांग्रेस के साथ नहीं जाती है हमेशा। अच्छा, हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा चल रही है जिसमें लगातार कांग्रेस के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। वहीं खाद को लेकर भी भारी कमी बताई जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि खाद पर्याप्त है, किसानों की हम मदद कर रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस प्रकार के हंगामा कर रही है और विधानसभा भी ठीक से नहीं चल पा रही, उसको लेकर जनता का क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, इस बारे में तो मेरा यही सोचना है कि हमारे मध्य प्रदेश से अगर कोई देश का सबसे बड़ा कृषि मंत्री है तो वो शिवराज सिंह चौहान है, जो स्थानीय है, विधायक सांसद है यहाँ के और देश के पूरे कृषि मंत्री है। तो उनके रहते हुए और बीजेपी की जो सरकार इतने सालों से चलती आ रही है उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही लड़का हूँ, मेरी भी बैतूल में ज़मीनें हैं, हम किसानी करते हैं, पर कोई खाद की कमी नहीं है। कांग्रेस के द्वारा कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी को उठाने, मतलब बीजेपी के खिलाफ उठाने के लिए। इसलिए बेमतलब में अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। जीतू पटवारी भ्रष्टाचार के भी आरोप लगातार लगाती आ रही है कांग्रेस। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जो योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ सरकार नहीं दे रही, मोहन सरकार नहीं दे रही, शिवराज के वादे हैं वो अधूरे रह गए। शिवराज जी के वादे भी पूरे हुए हैं और मोहन यादव जी ने जो वादे किए हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। चाहे लाडली बहना का हो, चाहे स्कॉलरशिप हो बच्चों की, चाहे लैपटॉप का पैसा हो, चाहे कोई भी योजना हो मध्य प्रदेश सरकार की, सभी योजना का क्रियान्वयन सही चल रहा है और मेरे को भी लाभ मिल रहा है, हमें भी योजना का। अच्छा, बीजेपी का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? कारण उसका? कारण इसका कुछ नहीं है, क्योंकि जो जीतता है वही बिकता है, ऐसी बात है। बीजेपी को जो जनता साथ में है तो हम भी साथ में रहेंगे ही रहेंगे। हमें लाभ मिल रहा है योजनाओं का तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लाडली बहना की आपने बात कही, लाडली बहना में देखा जा रहा है 3,000 रुपये देने की बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, लेकिन फिलहाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो 3,000 नहीं सिर्फ 1,250 रुपये दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो राशि है वो 3,000 होनी चाहिए? राशि तो 3,000 होनी चाहिए और होगी भी। मेरे हिसाब से वो वादा 5 साल के लिए किया गया है, अभी तो 1 ही साल हुआ है। आने वाले दिनों में तो मुझे उम्मीद है कि वो बढ़ के जितनी आप चाह रहे हैं 3,000 तक कि वो चली भी जाएगी 5 साल में, क्योंकि अभी 5 साल का वादा है, 1 साल में तो 1,250 दे ही रहे हैं अभी ऑलरेडी। सीएम चेंज हो गया मध्य प्रदेश का, क्या लगता है कि शिवराज की जगह बना पाएंगे मोहन यादव? शिवराज सिंह चौहान जी बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने 20 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य किया है। अब मोहन यादव जी को 1 साल हुआ है, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश चमन होएगा और शिवराज जी के जैसा तो नहीं, पर शिवराज जी जैसा से अच्छा ही कार्य करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि शिवराज जी बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने अपने दिमाग से, स्टाइल से चलाया है। वैसे ही मोहन यादव जी अपने दिमाग से कर रहे हैं कार्य, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ज़मीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं, या धरातल पर कुछ और है और कागजी यूँ कहें कागज़ों में और कुछ दर्शाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है, जो एलिजिबल होता है, जो पात्रता रखता है योजनाओं की, उसको लाभ तो मिलता है, चाहे आप कोई भी योजना हो। और जिसको नहीं मिल पाता है 181 पे शिकायत कर सकता है, सीधे कार्रवाई की जाती है अधिकारियों पे। मैंने तो देखा है मुख्यमंत्री जी आधी रात में आकर बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड भी कर देते हैं कई जगह पे। कई जगह तो IAS IPS कलेक्टर को भी फटकार लग जाती है। तो इतना स्ट्रिक्ट सरकार चला रहे हैं मोहन यादव जी, मुझे नहीं लगता कि जो पात्र है और उसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। शिक्षा नीति पर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षा नीति है, जो दिल्ली में शिक्षा नीति लगातार देखने को मिल रही है, 19 साल का लड़का 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए?
मध्य प्रदेश में शिक्षा नीति तो ऐसी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति के बारे में तो ऐसा है कि मोहन यादव जी ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किया है और वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मुद्दे पर तो मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, बट फिर भी बहुत अच्छी शिक्षा है। मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब ये है कि इंडस्ट्रीज़ रहेंगी तो ही रोज़गार रहेंगे, तो इसलिए उनका इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने पे बहुत बड़ा जोर चल रहा है। वो समिट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट, वो विदेश भी गए हैं, जर्मनी भी गए थे, अभी वहाँ से भी निवेश ला रहे हैं। तो अब उनको कार्य करने के लिए समय तो देना पड़ेगा। अभी 1 ही साल हुआ है। उद्योग के क्षेत्र में लगातार मोहन यादव यूँ कहें कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि मोहन यादव केवल विदेश घूमने में व्यस्त हैं और जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें ताला डल रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम भी धरातल पे देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ तो चल रही है। अब जिसके पास में मेन पावर नहीं रहे, जिसके पास में माइंड नहीं रहे, तो वो तो कोई भी इंडस्ट्री रहे बंद होना निश्चित है। पर नई इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो मोहन यादव जी सोच रहे हैं, विदेश भी तक जा रहे हैं। अभी तो मैंने सुना है कि भोपाल में नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे 24 फरवरी को, इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें विदेशों तक के बड़े बड़े बिजनेसमैन आके यहाँ पे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत डिफरेंट टाइप से सोच के निवेश ला रहा है, बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश में। युवा कितने मोहन यादव से कहते हैं कि मानते हैं अपने आप को कि हाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव सही पद पे हैं और युवाओं के लिए कुछ नया कर रहे हैं? युवाओं के लिए तो अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि कुछ नया कर रहे हैं, पर इसकी उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ आएगी तो युवाओं को ही सबसे बड़ा रोज़गार मिलेगा। जहाँ पे अभी आपने पहले भी देखा होगा कि कई जगह पे ऑलरेडी इन्वेस्टर समिट हो चुकी है और वहाँ पे करोड़ों के निवेश भी आए, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है वो आ रही है। जब वो उनका सेटअप लगेगा तो किसको रोज़गार मिलेगा? बुजुर्गों को तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली युवा जो मध्य प्रदेश का युवा है उसको ही रोज़गार मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इंडस्ट्रीज आएंगी ही नहीं तो युवाओं को रोज़गार अवश्य मिलेगा। देखा जा रहा है कि लगातार से कि मध्य प्रदेश में एक और योजनाओं पर योजनाएं जा रही हैं, वहीं तमाम खबरें भी आती हैं भ्रष्टाचार की। ये जनता पब्लिक है जो भ्रष्टाचार के बीजेपी पे आरोप लगाती है, उनके जो निचले स्तर के नेता हैं उन पर आरोप लगाती है। तो उसको लेकर क्या मानते हैं आप? जी, मेरा मानना तो ये है कि आरोप तो लगते हैं, कई जगह पे अधिकारी सही से कार्य भी नहीं करते हैं, कई जगह पे तहसीलदार पटवारी घूस भी लेते हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट दफ्तर भी खोल दिए है। पर सरकार की ये अच्छाई है कि आप एक शिकायत भी करेंगे ना तो कार्रवाई करती है। जब पटवारी ने प्राइवेट ऑफिस खोल रखे थे उन पर तत्काल कार्रवाई करके सस्पेंड कर दिया अधिकारियों को। ऐसे ही जिस किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है आप कंप्लेंट करिए, तुरंत जांच बैठती है, तुरंत अधिकारी सस्पेंड होते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे क्या काम करने चाहिए जो अभी आपकी नज़र में सरकार नहीं कर पा रही है? किन योजनाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है बेरोज़गारी का। अगर युवा पढ़ेगा लिखेगा तो उसको रोज़गार मिलना बहुत आवश्यक है। सरकार को सबसे बड़ा कार्य अगर कोई करना चाहिए तो रोज़गार से प्रति लोगों को जोड़े, जो उनको ऐसा स्किल डेवलप करवाए कि वो बेरोज़गार घूमे ही ना। जब स्किल रहेगा, जब आदमी सीखा रहेगा, जब पढ़ा लिखा है और सीखा ही नहीं है तो उसको रोज़गार मिल नहीं पाता है, वो घूमता रहता है, बेरोज़गारी फैलाता है। उससे अच्छा अगर वो स्किल सिखाएंगे हम तो उससे सरकार को स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा कार्य करना चाहिए, जिससे कि उसको कुछ पैसा भी मिले और वो कुछ सीख भी पाए। इससे वो सरकार का भी फ़ायदा है कि बेरोज़गारी दर घटेगी और उसका खुद का भी फ़ायदा है कि वो बेरोज़गार नहीं घूमेगा, कुछ सीख कर वो कुछ आगे अपने लिए भी खुद करेगा और परिवार के लिए भी कुछ करेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? लास्ट में नाम बताएं। जी, मेरा नाम यश गवाड़े है, मैं इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम काम करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यश, जिन्होंने बताया है कि युवा अपनी स्किल पर कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, अब उन योजनाओं पर कितना आप खरा उतर सकते हैं और तमाम प्रकार के जो व्यवस्थाएं सरकार बना रही है। हालांकि देखना यह है कि विपक्षी दल भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही है। अब मध्य प्रदेश में किस ओर राजनीति जाने वाली है, क्योंकि पार्लियामेंट में हुए हादसे ने मध्य प्रदेश को भी कहीं ना कहीं खबरों में ला दिया है और मध्य प्रदेश के जो विपक्षी दल हैं वो चुप बैठे हुए हैं, उनका कोई इस पर जवाब या प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही। मैं सतीश जग, कैमरा पर्सन मोनू के साथ द खबरदार न्यूज़ भोपाल।